वह एक होशियार जासूस था। बड़े से बड़े केस उनसे साबित हुए हैं। एक दिन हम मुजरिमों के बारे में बहस कर रहे थे। कई मजेदार किस्से उन्होंने सुनाए। कई मुजरिमों के साथ मेरा रिश्ता रहा है। उनकी जिंदगी और मानसिक उथल पुथल के अध्ययन करने का मौका मुझे मिला है। मैं उनके लिए हमदर्दी दिखा सकता हूँ। अक्सर मैंने सोचा है कि जुर्म का पूरा एहसास उसकी सही परछाई में जानना है। ऐसे मौक़ों पर कभी कभी मुजरिम अपनी राज जासूसी अफसर के सामने बता भी सकता है। मैं एक मज़ेदार कहानी बता देता हूँ। 15 साल पहले की है। शायद आज भी वह जिंदा हो सकता है। शबरी की घाटी जैसे पूर्वी पहाड़ों के बागों से एक जासूसी अफसर के लिए बहुत काम हो सकते हैं। ये बाग मुजरिमों के लिए अच्छी खासी जगह है। इन बागों में हजारों की तादाद में मजदूर काम करते हैं। इनका बाहरी दुनिया से कोई सरोकार नहीं। इन बागों में से मैंने बड़े बड़े सख्त मुजरिमों को ढूंढ निकाला है। पीरूमेड के एक बाग में सन 19 में एक मजदूर की हैसियत से मेरी भर्ती हुई। यह एक बहुत बड़ा चाय का बाग है। हजारों मजदूर हैं। बाग के मालिक ने इनके लिए रहने की सुविधा का बंदोबस्त भी किया है। मैं कारखाने में काम करता था। वहाँ करीब 200 आदमी काम कर रहे हैं। इनमें से एक पर मेरी नज़र टिकी। एक मोटा तगड़ा काला आदमी। उसकी आंखों ने मुझे आकर्षित किया था। इतनी बड़ी बड़ी गोलदार आंखें मैंने देखी नहीं हैं। वे लगातार चमकदार रहा करती थीं। वह मुझे भी घूरता रहता था। एक बड़े से चक्र को घुमाने पर जोरदार आवाज में वह यंत्र घूमने लगा। बाप कैसा मजबूत है। वह हंस रहा था। उसके उस भयंकर आकार से मैं आंखें हटा नहीं सका। अक्सर हमारा आमना सामना होता था। उसकी नज़र मुझे कुछ खास अदा सी लगी। उस कारखाने में वह किसी से कुछ नहीं कहता था। उसके बारे में भी कोई कुछ जानता भी नहीं था। जब दूसरे मजदूर हंसी मजाक में लगे रहते तो वह उन सबसे अनजान सा उस घुमावदार चक्र को एक जानवर के समान घूरता रहता। मुझे पता चला कि वह मेरे पास वाले कमरे का है। वह अकेला है। आधी रात के वक्त वहां पहुंच जाता। सुबह होने के पहले ही वह चला जाता। काम पर भी वह सही वक्त पर पहुंच जाता। उसके बारे में मेरी जिज्ञासा बढ़ी। उसको वहां आए कई साल हुए। किसी से बात भी नहीं की। दोस्त, इन बागानों के मजदूरों के बारे में बहुत कुछ जान लेना है। ये जिंदगी से उब गए हैं। न ये हंस सकते हैं, न मजा लूट सकते। शहर में उमंग पैदा करने की बहुत सारी चीजें हैं। वहां आशा टूटती नहीं, मुश्किलें भी भुलाई जा सकती हैं। लेकिन जंगल की इस गहराई में जिंदगी में कोई नयापन नहीं। कल जितने चेहरे मिले उन्हीं को आज और कल भी देखना है। यहाँ हड़ताल का नाम नहीं। जीवन की होड़ काफी खुरदरी है। कानाफूसी का अच्छा माहौल है। जिंदगी में उन्हें शिकायत ही रहती है। अगर कोई तसल्ली देने वाला मिला तो बस वहाँ के मजदूर की खुशहाली है। वह ऐसे एक आदमी की खोज करता रहता है जो उसकी कसक की कहानी सुनने को तैयार हो। कोई किसी पर विश्वास नहीं रखता, प्यार नहीं करता, आपसी मेल जोल भी नहीं। उनकी बस्ती से होकर सांझ के वक्त अगर कोई गुजर जाए तो उसका दिल भी बैठ जाएगा। रुआसियों की अनुगूंज, भद्दी गालियां यही सुनने को मिलती हैं। सामने से जो कोई गुजरता है वह शक की नज़र से देखता है। उस मायूस माहौल में जुल्मों के बीज भरे पड़े हैं। जिंदगी का उब जाना और ताकत का झड़ जाना शायद भलाई के लिए ही हो। पहले पहल मेरा यही ख्याल था कि उस बाग में काम करने वाले सभी मुजरिम हैं, लेकिन वह मेरी गलतफहमी थी। परंतु नीच से नीच जुल्म भी वहां किए जाने की नौबत है। कारखाने के सभी मजदूरों का मुझ पर भरोसा था। उनका ख्याल ही ऐसा था कि उनकी जिंदगी की उलझन जैसी भी हो मैं सुलझा सका, क्योंकि मैं पढ़ लिख सकता था। बीवी से नफरत करने वाला शौहर वह हर पल उसकी मौत की चाहत कर रहा है। एक दूसरा वह यही चाहता है कि अपनी बीवी खुद चली जाए, इसके लिए उसे तंग कर रहा है। वह जाती ही नहीं है। अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए 15 साल से एक आदमी तरकीब निकाल रहा है। ये रही उनकी बात। जब हम बैठकर चुटकुलेबाजी करते तो वह शैतान जरा हटकर बैठता और घूरता। कभी भी वह हमसे मिलता नहीं था। जब हम बिल्कुल ही खुले दिल से काम करते तो वह कभी चक्र को घुमाता रहता, दांत पीसकर उसे रोकता रहता। उस शैतान के दिल से क्या गुजर रहा है, किसे पता। कभी कभी वह अपनी घुमावदार आंखों से मुझे घबराया करता है। उसे भी मालूम हुआ कि मैं उसकी तरफ ध्यान देने लग गया हूँ। 2 हफ्ते और बीत गए। आपस में हमने बहुत ध्यान किया, एक लफ्ज तक निकला नहीं। इसका नतीजा क्या हो सकता है? इस रिश्ते की एक खास किस्म की गहराई और तल्खी है। यह जरूर है कि हम बेकार के हंसी तकल्लुफ के साथ जुदा नहीं होंगे। आपस में पहचानने के लिए नजरों का ये खिलवाड़, जानबूझकर बनाए रखा हुआ अलगाव, मैंने फैसला किया कि ये दोनों मिलकर फूटना ही मुनासिब है।
फूटने का ढंग क्या हो सकता है? कारखाने के सब किसी से मेरी जान पहचान है, परंतु हम अगर बिना कुछ कहकर ही जुदा हो जाएं तो न मैं उसे भूल सकता हूँ और न वह मुझे। दोस्त, अब भी वह मेरे सामने खड़ा है। वह कौन है? वह किधर का है? नाम क्या है? क्या पता? कुछ भी नहीं मालूम। कुछ गलतियां की होंगी। इस बाग में वह मुझे पाने के लिए ही आया है। उसके लिए ही मैं भी गया था, ये तो मुझे लगा। एक दिन उसके बारे में मुझे एक राज का पता चला। उसके कमरे का दरवाजा बंद था। मैंने छेद से भीतर झांक कर देखा। एक दिया जल रहा था। सामने वह बैठा था। उसके सामने चांदी के सिक्कों का ढेर। वह यूं दांत निपोकर मुस्कुराए जा रहा था। उसके बारे में यह एक बहुत बड़ा राज ही है। मेरी जिज्ञासा और बढ़ी। रविवार था। हमारे लिए छुट्टी का दिन है। हर रविवार को मैं बाग के बाहर जाया करता था। जंगलों घाटियों से होकर चढ़ते उतरते जाना मेरे लिए मजे की बात है। बाग के दिए एक बहुत बड़ा पहाड़ है। उसके ऊपर से देखने पर सह्य पर्वत की पंक्तियां बहुत ही लाजवाब लगती थीं। उस दिन मैं पहाड़ के ऊपर एक पत्थर पर बैठा था। मेरे एकदम सामने करीब 30 फीट दूरी पर एक गहन गर्त था। एक डरावनी अनुभूति उठती थी। उस गर्त में न जाने क्या हो रहा हो। वह मेरे सामने खड़ा था। न जाने कहाँ से आ गया। मैं डर के मारे उठ खड़ा हुआ। वह एक चीतल के समान दांत निपोर रहा था। जरा सोचो दोस्त, अगर वह मुझे मारकर गर्त में फेंक दे तो कौन जान सकता है। उभरे हुए पत्थरों से टकराकर उस गहन गर्त में पड़ सकता है। उसकी गोल गोल आंखें मुझ पर टिकी हैं। मैंने घूर कर देखा। उसने 2 कदम आगे रखा। मैंने सोचा कि मैं अब खत्म होने वाला हूँ। इधर क्यों आए हैं? उसने पूछा। वह आवाज उस शैतान अदा के लिए ठीक नहीं थी। तुतलापन था उसमें। आवाज पतली थी। बिना देखे वह आवाज सुने तो ऐसा ही लग सकता था कि वह किसी भिखमंगे की है। वह किंचनत्व का एहसास दे रहा था। मुझे ये लगा ही नहीं कि वह आवाज उसकी है। उसने अपना सवाल दोहराया। मैंने कहा, यूं ही और आप? मैं भी ऐसा हूँ, रोज आता हूँ। वह पास के एक पत्थर के ऊपर बैठ गया। मजा आता है यहाँ बैठने पर, उसने बताया। आप रोज आते हैं क्या? रोज आता हूँ। फल और कंद मूल उखाड़ कर खाता हूँ। मैं यही खाता हूँ। आपको देने के लिए अच्छे किस्म के फल तोड़कर रखा हूँ। किसे? मुझे। उसने सिर हिलाया। उसका नाम धाम पूछा। उसने बस अपना नाम ही बताया। फिर मैंने कोई सवाल नहीं पूछा। आप क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, मैं यूं ही सोचकर बैठना पसंद करता हूँ। आप क्या सोचेंगे? तब भी उसने दांत दिखाया। उसकी नज़र से यही लगता था कि उसकी सोचने लायक बात का पता मैंने लगाया हो। ये परिचय बढ़ा। कारखाने में अब वह मेरे पास आने लगा है। शाम को वापस आने पर अगर मैं सो नहीं गया तो मेरे कमरे में आता है। हम देर तक बहस करते रहते। लगता तो यही है कि उसने मेरे मन की बात भांप ली। वह कामचोर नहीं। मैं जो कुछ सोचता उसका वह बहुत जल्द पता लगा लेता है। विस्तार से बातें जान लेना मुश्किल जान पड़ रहा है। मैंने फैसला किया कि कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। मेरी समझ में न आने वाली बहुत सी बातें उसके पास हैं। वह उसकी अपनी हैं। उसकी जो कमजोरी है वह भी मेरे लिए अनजान है। दिन गुजरते गए। वह मुझसे कुछ कहना चाहता था। वह उसके तिकड़म में था। वह खुले में आए, मेरी कोशिश यही थी। इस तरीके से वह बिल्कुल ही एक उलझन बन गया। कभी मुझे शक होता कि वह मुजरिम ही है। एक बहुत बड़ा राज उसके पास है। वह अपना बोझ कहीं उतारना चाहता है। उसके अपने रवैये हैं। उसकी आंखें यही बता रही हैं। समाज की सहमति उसे मिल गई है। वह मुझसे दोस्ती क्यों कर रहा है? वह मुझे इस नज़र से नहीं देख रहा है कि मैं सिर्फ एक मजदूर हूँ। जो भी हो, मुझे पूरी तरह समझ नहीं लिया है। या तो वह एक मुजरिम है या दर्दनाक हालत से गुजरा हुआ। एक दिन उसने मुझसे कहा, मालिक, मुझे आपका प्यार चाहिए। क्यों? आप मुझसे नफरत करते हैं? नहीं, कभी नहीं। तब वह हंसता रहा। मुझे कुछ सूझा। उसकी कमजोरी तो यही है। कुछ देर बाद उसने कहा, हम आपस में भरोसा करें। वह सवाल उसके दिल का है। सचमुच वह चाहता था। वह मेरे जवाब की ताक में था। उसकी जिंदगी से सरोकार रखने वाला फैसला ही मुझे सुनाना था। सांस रोकते हुए उसने इंतजार किया। वह उठ खड़ा हुआ। जोरदार आवाज में कुछ कहते हुए वह उधर से चला गया। फिर एक दिन रात के वक्त वह मेरे कमरे में आया। आधी रात बीत चुकी थी। मेरे पास बैठकर वह मुझे घूर रहा था। बताओ, मैंने पूछा। मैं एक बेचारा आदमी हूँ। तो मेरी अपनी दर्द भरी कहानियां सुनानी है मुझे। कौन सा दर्द? उसका चेहरा सच्चाई का एहसास दे रहा था। उस भद्दे चेहरे पर पहली बार भाव स्फुरित होने लगा। उसका गला भर आया।
आप सभी से मिलते जुलते रहते हैं लेकिन मुझसे बोलते ही नहीं। मुझे नींद नहीं आती। मुझे। उसने अपनी बात रोक दी। आपकी कसक क्या है? हम आपस में भरोसा रखेंगे। मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। आप बात समझ नहीं रहे हैं। यहाँ किसका भरोसा करें? सब के सब चोर हैं। दूसरों की चीज हड़पने के इंतजार में हैं। बस उन्हें पैसा चाहिए। इसीलिए सबसे मैं नफरत करता हूँ। साहब के पास पैसा, यही तो सभी बता रहे हैं। आंख बचे तो चोरी करेंगे। आप तो ऐसे नहीं हैं। कैसा नहीं हूँ? चोर नहीं तो आप पर मेरा भरोसा है। मुझे भी भरोसा चाहिए। समय बीतता गया। उसकी बात सुनने की ललक थी मुझे, लेकिन वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद उसने मुझसे पूछा, ये बताए कि कौन सी हरकत दर्दनाक है, चोरी या कत्ल? दोनों। तो भी? कोई तो भी की भी नहीं, दोनों बराबर हैं। कुछ पल वह चुप रहा और फिर उसने पूछा, चोर से सब नफरत करते हैं और हत्यारे से? हत्यारे से डर? फिर भी वह होशियारी की बात है ना? यही होशियारी है। नहीं, मगर चोर को देखकर थूकने को मन करता है। अच्छा, रहने दो। आप इनमें से किसे पसंद करते हैं? वह हंस उठा। जब उसे मालूम हुआ कि मैं ध्यान से उसे देख रहा हूं तो चल पड़ा। उस पहाड़ के ऊपर बैठे एक दिन उसने अपनी एक कहानी सुनाई। उसके दर्द की कई वजह हैं। वह एक नामी चोर का बेटा है। माँ नादान थी। 3 भाई, उन्हें वह बहुत प्यार करता था। तब उसकी आयु 5 वर्ष की थी। एक दिन रात के वक्त वह जाग पड़ा। दिए के सामने आंखों को चमकाने वाला ढेर। उसके पास पिताजी। उस छोकरे की आंखें फिर बंद हो गईं। एक और दृश्य अदालत है। कटघरे में पिताजी प्रणाम मुद्रा में खड़ा हुआ है और वह छोकरा कटघरे में। अदालत से प्रश्न मिला, झूठ बोलोगे बेटे? नहीं। झूठ बोलने का नतीजा क्या होता है? भगवान बिगड़ जा सकता है। उसने नींद से जागकर जो दृश्य देखा उसका ब्यौरा दिया। पिताजी से प्यार नहीं? हाँ, है। पिताजी कटघरे में पत्थर की मूर्ति जैसा खड़ा हुआ है। अपने परिवार के लिए उसने चोरी की थी जिसमें उसका बेटा भी है। माँ के साथ भीख मांगता फिरा। फिर एक दिन किसी फाटक पर की माँ की आखिरी नींद की याद भी उसे है। भाई एक गाड़ी के पीछे भाग गया। दूसरा कूड़ा कचरे में अन्न की खोज करता फिरा। फिर मिला नहीं। उसने पूछा, आप बताए मैंने क्या किया? अपने पिताजी के विरुद्ध बयान दिया। हाँ, उसका दुख है। नहीं। क्यों? चोरी करना ठीक नहीं। हर कोई अपने लिए काम करता है। काम करना है, फिर कमाना है। चोरी करने वाले को मारना चाहिए। तब उसका चेहरा देखना ही था, कैसा डरावना था। मैंने पूछा, आपको ये सूझा कैसे? यूं ही। मुझे वह ठीक ऊंचता नहीं। माँ भी पसंद नहीं करती थी। कुछ देर तक वह अपने ख्यालों में डूबता रहा और कहा, हम आपसे भरोसा करेंगे। आपको भी चैन मिलेगा। आपको कैसे मालूम कि मुझे चैन नहीं है? वह, मेरी भी थोड़ी सी अक्ल है। एक पढ़ा लिखा क्यों इस जंगल में आए? आपको किताब पढ़ते हुए मैंने देखा है। वह तुरंत चला गया। मुझे महसूस हुआ कि सब कुछ साफ हो रहा है। बाद में भी कई दफा उसने चोरों के प्रति नफरत भरे शब्द सुनाए हैं। पूरी अहमियत के साथ उसने कहा था। वह यही चाहता था कि मैं ये बताऊं कि कत्ल से बढ़कर चोरी बेहतर काम है। अक्सर वह अपना प्रश्न दोहराया करता। उसने यहाँ तक कहा कि चोर को मारने का प्रावधान कानून में होना चाहिए। उसने कई प्रदेश देखे हैं। वह कई प्रकार के जुर्म के बारे में जानकारी रखने वाला है। मुजरिमों से अच्छा खासा रिश्ता भी था। कई कहानियां उसने सुनाई, तब भी वह यही कहता रहा कि आपस में भरोसा रखा जाए। मुझे आप पर भरोसा है। नहीं। उसने सिर हिलाया। उसने एक हत्यारे की कहानी सुनाई। उसे ज्यादा जुर्म करने से वह बचा पाया। वजह यही है कि हत्यारे ने उस पर भरोसा रखा था। मैंने कहा, मैं हत्यारा नहीं हूँ। एक दिन उसने कहा, मैं दूसरों को तसल्ली दे सकता हूँ लेकिन खुद को तसल्ली नहीं दे पा रहे हो, यही न? उसने हामी भरी। आपको मालूम है, जुर्म करने वाला सोते वक्त रो पड़ता है और किसी को देखकर भी डरने लगता है। जुर्म सचमुच न करें। वह अपने पर का जुर्म है, किसी गैर से नहीं। आप भी रोते हैं। लगेगा कि अक्सर वह दिखाई देता है। आपने सही बात कही। मैं यह मानने के लिए तैयार नहीं कि आपने कुछ नहीं किया है। ये कैसे हो सकता है? आपने क्या किया है? वह रुआसी। हाय, अब भी मैं सुनता हूँ। कभी कभी जंगल से होकर जाते समय वह आवाज सुनाई पड़ती है। आपको खून का जमा हुआ दृश्य दिखाई पड़ रहा है? नहीं। फिर मैं बता सकता कि आप किस रुआसी के बारे में बता रहे हैं। बताता हूँ, आइए। वह उठकर चलने लगा। वह एक गहन गर्त में उतर गया। काफी तकलीफ उठाकर ही मैं उतर सका। उसके लिए कोई तकलीफ नहीं।
आखिर हम उसके निचले पर्वत पर पहुंच गए। मुश्किल से चेहरा भी दिखाई देता था। रोशनी बहुत कम थी। एक छोटी सी नदिया जोरदार आवाज में बहती चली जा रही थी। वह कहाँ से किस ओर जा रही है पता नहीं। यही उसका पड़ाव है। मुझसे बाहर रुकने के लिए कहकर वह गुफा में घुस गया। झिल्लियों की अनवरत आवाज और उसकी अनुगूंज, हवा के धीमे झोंके के साथ बदबू बह आई। किसी जंगली जानवर के मुंह की बदबू सी लगी। मैं कहाँ खड़ा हूँ? कुछ पल के लिए सारे के सारे की याद आई। अगर जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाती तो किसे पता होता। कुछ देर बाद वह गुफा में से बाहर आया। कोई चीज उसने सीने से लगाई है। वह एक पत्थर पर रख दी गई। वह एक थैली थी। उसने थैली खोली। आभूषण। मैं विश्वास नहीं कर पाया। उसने हंसकर बताया, मेरी चोरी का माल नहीं। तो यहाँ 3 साल पहले मेरी तरह एक मोटा तगड़ा आदमी आया था। उसने चोरी की थी। आपने उससे चोरी की? नहीं। उसने थैली फिर ठीक से बांधी। मैं यह इसके मालिक को दे दूंगा। वह वापस गुफा के भीतर घुस गया। कुछ देर बाद वापस आया। मुझसे आने को इशारे से बताया। मैं चला। मैं जिस रास्ते से होकर आया था उसी से होकर चढ़ नहीं पाया। वह एक बंदर के समान बहुत जल्द चढ़ गया। एक भीषण दृश्य को देखकर मैं रुक गया। एक आदमी का कंकाल पड़ा हुआ था। मैंने उस पर नजर गिराई। पल 1, 2, 3 वह भी मुझे घूर रहा था। उसकी मुस्कुराहट ओझल हो गई। लगा कि वह रोने जा रहा है। उसकी आंखें करुणा चाह रही हैं। उसने प्रणाम किया। अधिकार के सामने उसने घुटने टेके। तुमने उसकी हत्या की थी? मैंने पूछा। वह गिड़गिड़ाते हुए उठ खड़ा हुआ। उसका मुंह आधा खुला हुआ था। मुझे घूरते घूरते वह पीछे की ओर चला। खबरदार जो हट गया तो। मैंने चीखा। रस्सीदार लता को पकड़कर वह नीचे उतर गया। मैं सहम सा गया। उस गहन गर्त में से व्यंग्य भरी पैशाचिक हंसी की अनुगूंज सुनाई पड़ी। फिर उसे आज तक किसी ने नहीं देखा है।